डिवीजन हमने बताया था, जो सेल डिवीजन होती है क्या है, फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमारे कितने पार्ट में होती है? दो पार्ट में। कौन कौन सा होता है? एक आपका होता है इंटरफेज, जिसको हम लोग प्रीपेयरिंग फेज के नाम से भी जानते हैं। कौन सा? प्रीपेयरिंग फेज। और एक आपका होता है यंग फेज, जिसको हम लोग माइटोसिस और माइटोटिक के नाम से जानते हैं। माइटोटिक के नाम से जानते हैं। ठीक है। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन सोनू समझ में आ रहा है? सोनू थक गया, आवाज फंस रही है, नेट का दिक्कत होगा यार, नेट प्रॉब्लम होगी। फेजेस ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन हमारे दो फेज में होते हैं। एक हमारा होता है इंटरफेज, जिसको हम लोग प्रीपेयरिंग फेज के नाम से जानते हैं, और एक आपका होता है यंग फेज, जिसको हम लोग यंग फेज के नाम से जानते हैं, माइटोसिस के नाम से जानते हैं, और आपका है माइटोटिक। ठीक है। जो आपका इंटरफेज होता है, इसमें आपको तीन चीजें देखने को मिलेगी। एक आपका होता है कौन सा? जीवन फेज। अच्छा, जीवन। एक आपका होता है यस फेज, एक आपका होता है G2 फेज। ठीक है। G1 फेज, यस फेज, और G2 फेज। एक आपका होता है G0 फेज। कौन सा होता है? G0 फेज। और ये जो आपका होता है माइटोसिस वाला, माइटोसिस में हमने बताया था कि ये हमारे कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है कैरियोकाइनोसिस, काइनेसिस है, सॉरी काइनोसिस नहीं, काइनेसिस। एक आपका होता है कौन सा? साइटोकाइनेसिस। जो आपका कैरियोकाइनेसिस होता है, इसको भी 4 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है? 4 भाग में। कौन सा है? पहला प्रोफेज। ठीक है। दूसरा कौन सा है? मेटाफेज, मेटाफेज। और आपका तीसरा कौन सा है? एनाफेज। और आपका लास्ट कौन सा है? टेलोफेज। अब देखिए, ये हमारा क्या है? सेल डिवीजन है। सेल डिवीजन हमने बताया था कि इसको फॉलो करता है, सेल साइकिल को फॉलो करता है। सेल साइकिल को फॉलो करके क्या होता है? सेल डिवीजन होता है। तो जो ये आपका प्रीपेयरिंग फेज है, इसमें हमने बताया था कल के लेक्चर में कि इसमें हमारे 3-4 फेज आते हैं। ठीक है। कौन कौन सा आता है? G1 फेज, G2 फेज, और यस फेज, और आपका G0 फेज। ये हमारा जो प्रिपेयरिंग फेज होता है, इसमें सेल डिवीजन होता ही नहीं है। ठीक है। प्रिपेयरिंग फेज में हमारा सेल डिवीजन नहीं होता है। एक्चुअल में सेल डिवीजन कहाँ पे होता है? हमारे यंग फेज में होता है। ठीक है। यंग फेज ही क्या करवाती है? अपने अंदर सेल डिवीजन करवाती है। तो एक साइकिल चलेगी, जैसे कि G1 फेज ऐसा फेज होता है। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? जो आपका प्रिपेयरिंग फेज होता है, प्रिपेयरिंग मतलब क्या होता है? बनाना, किसी चीज को प्रिपेयर करना, बनाना। जैसे कि आपको बोला जाता है कि 1 महीने के बाद आपको क्या है? एग्जाम है। ठीक है। 1 मंथ बाद आपका क्या है? एग्जाम है। ये बातें हमने आपसे कितने दिन बाद बताया? 2 महीने पहले, 1 महीना पहले बताया। ठीक है। 1 महीना पहले बताया कि 1 महीने बाद आपका एग्जाम है। तो आप क्या करेंगे? वो जो 1 महीने में आप क्या करेंगे? तैयारी करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। पढ़ेंगे, और जब आपका एग्जाम होगा तो आप जाके एग्जाम लिख कर आएंगे। ठीक है। तो आप क्या किए? आप ये जो एग्जाम में लिखने वाले कॉन्टेंट को आप बनाएं। जो क्वेश्चन आएगा, आपको तो पता नहीं है कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन आप क्या किए? उसके प्रति प्रिपेयर हुए। एक आध 2 क्वेश्चन फंस गया तो हो गया। ठीक है। उसके प्रति आप क्या किए? खुद को प्रिपेयर किए, खुद को बनाए। आप वहां पे एग्जाम नहीं दे रहे थे, आप क्या कर रहे? एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हमारे सेल डिवीजन में ऐसे ही होता है। जो यंग फेज होता है, सॉरी जो इंटर फेज होता है, इंटर फेज में क्या होता है? यंग फेज को मींस की सेल
डिवीजन होने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है सब क्या होते हैं, इंटरफेज में बनते हैं। जो भी कंपोनेंट्स होता है सेल डिवीजन के लिए, जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है सारे कंपोनेंट्स हमारे किस में बनते हैं, इंटरफेज में बनते हैं। इसमें हमारा G1 फेज आएगा, S फेज आएगा और हमारा G2 फेज आएगा। जैसा कि हमने बताया जो G1 फेज होता है, G1 फेज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हमारा कौन सा फेज होता है, लॉन्गेस्ट फेज होता है। ठीक है, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होना है सब किसमें होगा, इसी में होगा। ठीक है, G1 फेज में ये जो आपका इंटरफेज होता है, इंटरफेज में सबसे ज्यादा टाइमिंग किसमें जाती है, ये हमारा जो इंटरफेज होता है वो सबसे ज्यादा लॉन्ग टाइमिंग देता है, और जो मेटाफेज होता है ये हमारे शॉर्ट टाइमिंग में हो जाता है। ठीक है, कितने टाइमिंग में होता है, शॉर्ट टाइमिंग में हो जाता है। एक ह्यूमन बॉडी का जो सेल ग्रोथ होता है वो कितने हावर्स में होता है, 24 हावर्स में होता है। कितने हावर्स में होता है, 24 हावर्स में होता है। तो इसमें से जो 23 हावर्स होता है वो कौन लेता है, हमारा इंटरफेज लेता है। बचा कितना, 1 हावर्स। 1 हावर्स कौन लेता है, हमारा मेटाफेज लेता है। 24 हावर्स में क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। ह्यूमन बॉडी में जो सेल डिवीजन होता है वो 24 हावर्स में होते हैं। 24 हावर्स में 23 हावर्स हमारा इंटरफेज में चला जाता है, बाकी 1 हावर्स में हमारा क्या होता है, माइटोसिस होता है। आप पेपर 1 घंटे में देते हैं, लेकिन 1 घंटे को पेपर देने के लिए आप 3 घंटे, 4 घंटे, 5-5 घंटे, 2-2 दिन ऐसे पढ़ाई करते हैं। तब जाके आप क्या करते हैं, 1 घंटे का पेपर आराम से सॉल्व कर पाते हैं। तो इसको भी सेल डिवाइडेड होने के लिए अपने अंदर जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है उसको क्या करता है, 23 हावर्स में बना देता है। ठीक है, 23 हावर्स में क्या करता है, तैयार कर लेता है। फिर इसके बाद 1 हावर्स में धार से क्या करा देता है, माइटोसिस करा देता है, मींस की सेल का डिवीजन करा देता है। ठीक है, बात समझ में आई। तो जो आपका G1 फेज होता है, G1 फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, इसमें सबसे ज्यादा टाइमिंग जाती है। G1 फेज सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है, मींस की हमारा G1 फेज कितने हावर्स में कंप्लीट हो रहा है, 23 हावर्स में कंप्लीट हो रहा है। तो इसमें से हमारा क्या होता है, 20 हावर्स यही ले लेता है। मान लीजिए, सिर्फ हम एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं, 20 हावर्स तो यही ले लेता है। क्या करने के लिए, G1 फेज करवाने के लिए। G1 फेज जो होता है वो हमारे इंटरफेज का सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इसमें क्या होते हैं, जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं सब इसी में होते हैं। जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शन आपको देखने को मिलेंगे, बायोकेमिकल रिएक्शन सब इसी में होते हैं। ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर इसके बाद क्या होता है, लेकिन हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया, देखिए सेल का डेवलपमेंट भी इसी में होता है। सेल भी हमारी क्या होती है, डेवलपमेंट होती है, अपने कॉपी को डुप्लीकेट करती है। सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, सेल के ऑर्गेनेल्स, सारे ऑर्गेनेल्स डेवलप होते हैं, अपना अपना 2-2 कॉपी बनाते हैं, मींस कि अपना डेवलपिंग कर देते हैं। लेकिन इसमें आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं, राइबोसोम। एक मैं भूल रही हूँ, अभी आपको बता दे रही हूँ। मान के चलिए इसमें माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्गी बॉडी सिर्फ ऐसा कंपोनेंट होता है जो इसमें अपना डेवलपिंग नहीं करता है। ठीक है, इसमें सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी जो होता है ये अपना डेवलपिंग नहीं करता है। इसकी डेवलपिंग कहाँ होती है, G2 फेज में होती है। किस फेज में होती है, G2 फेज में होती है। ठीक है, आपका S फेज जो होता है, S फेज ऐसा फेज होता है जिसमें हमारा जो DNA होता है, क्या होता है, DNA का रेप्लिकेशन होता है। DNA का डुप्लीकेशन होता है, मींस कि DNA का रेप्लिकेशन होता है, मींस कि जो आपका DNA रेप्लिकेशन वो किस फेज में होता है, वो आपके S फेज में होता है। ठीक है, S फेज क्या करेगा, DNA का रेप्लिकेशन करेगा, मींस कि एक DNA से 2 कॉपीज बनाएगा, एक DNA से 1 कॉपी और बना देगा और हूबहू बनाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर इसके बाद G2 फेज आता है। G2 फेज ऐसा फेज होता है, इसमें एंजाइम का भी क्या होता है, मींस कि अब भाई सेल डिवीजन हो रहे हैं, वो कट रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो कट रहे हैं, काटने के लिए कैंची की जरूरत पड़ेगी।
वो किसके थ्रू होता है? एंजाइम के थ्रू होता है। तो जितने भी एंजाइम होती हैं, जैसे एंजाइम का नाम नहीं आ रहा है, जितने भी एंजाइम होती हैं सब कहाँ पे प्रिपेयर होती हैं? G2 फेज में। ठीक है, कहाँ पे बनती है? G2 फेज में। और G2 फेज में आपका माइटोकॉन्ड्रिया गोल्गी बॉडी भी क्या होते हैं? डेवलप होते हैं, इसकी डबल कॉपी बनती है। अब देखिए ये पूरा तैयार है, अब ये क्या है? पूरा तैयार है, पूरा फेज करने के लिए क्या है? पूरी तरह से तैयार है। फिर हमारा एक किसमें जाएगा? एम फेज में जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक G0 फेज दिख रहा है, G0 फेज दिख रहा है। तो देखिए जो सेल डिवीजन होने के लिए रहती है वो कहाँ पे चली जाती है? एम फेज में चली जाती है। और कुछ सेल का नखरा भी रहता है कि अब हम डिवाइड होंगे ही नहीं। इसमें मेटाबॉलिक रिएक्शन तो होगा, बहुत ऐसे आपके बॉडी में बहुत ऐसे सेल होती हैं जो डिवीजन होता ही नहीं है। जैसे हाथ आपका बढ़ता है, पैर आपका बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? क्योंकि वहां पे सेल का डिवीजन होता है। आपके लीवर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? सेल का डिवीजन होता है। स्टमक बढ़ता है, क्यों? सेल का डिवीजन होता है। इसोफेगस बढ़ता है, क्यों? सेल का डिवीजन होता है। लेकिन आपके कुछ ऐसे पार्ट्स भी होते हैं, ऐसे सेल्स भी होते हैं जो एक बार डिवीजन होने के बाद वो दोबारा डिवाइड नहीं होते हैं। उनका कहना है कि हम अपने अंदर सेल डिवीजन करेंगे ही नहीं। तो ऐसे सेल जो कहते हैं अब हम थक गए हैं, अब हम अपना सेल डिवीजन नहीं करेंगे, वो कहाँ पे चले जाएंगे? G2 फेज में, सॉरी G0 फेज में। कहाँ पे चले जाएंगे? G0 फेज में। अब कौन कौन से हमारे बॉडी में सेल है जो सेल डिवीजन नहीं करती है? एक हमारी क्या है? न्यूरॉन्स की सेल है। न्यूरॉन्स के सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। न्यूरॉन्स की सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। एक आपकी होती है हार्ट की सेल। किसकी? हार्ट की सेल में सेल डिवीजन नहीं होता है। ये सेल पूरी तरह से इसमें बायोकेमिकल जो रिएक्शन होते हैं ये पूरी तरह से एक्टिव रहेंगे। बायोकेमिकल रिएक्शन इसमें होंगे, मींस कि ये जो आपकी न्यूरॉन सेल है, ये आपकी जो हार्ट सेल है, ये पूरी तरह से एक्टिव तो रहेंगे। अपना काम जो इनका काम है, जो इनका फंक्शन है वो पूरी तरह से परफॉर्म तो करेंगे, लेकिन ये अपने अंदर सेल डिवीजन नहीं करते हैं। ऐसे जो सेल होते हैं जो सेल डिवीजन नहीं करते हैं वो कहाँ पे चले जाते हैं? G0 फेज में। फिर इसके बाद आपका आता है कैरियोकाइनेसिस। देखिए कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियो मतलब क्या होता है? कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, और साइटो मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। कैरियो मतलब होता है न्यूक्लियस, साइटो मतलब क्या होता है? साइटोप्लाज्म। अब देखिए कैरियो में क्या होता है? कैरियो में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। कैसे होता है? देखिए हमने क्या बताया, सेल हमारी एस फेज में अपना क्या की? डीएनए रेप्लिकेशन किया। यहाँ पे हमारे क्या है? क्रोमोसोम। यहाँ पे हमारे क्या है? अभी क्रोमोसोम पे मत जाइए। यहाँ पे क्या है? हमारा डीएनए है। ठीक है, कौन सा डीएनए है? यहाँ पे हमारा क्या है? डीएनए है। ठीक है, इस डीएनए का क्या होगा? रेप्लिकेशन होगा। डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? डीएनए रेप्लिकेशन किस फेज में होता है? एस फेज में होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपका कैरियोकाइनेसिस है, कैरियोकाइनेसिस में किसका वो होता है? डिवीजन होता है। किसका डिवीजन होता है? सिर्फ आपके न्यूक्लियस का होता है। किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का होता है। इसमें आपका क्या होगा? सेल डिवीजन हो गया, मींस कि न्यूक्लियस का डिवीजन हो गया। किस किस पाथवे को फॉलो किया? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज की हेल्प से एक क्या किया? अपना सेल डिवाइडेड कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा? अब लास्ट में आपका आता है साइटोकाइनेसिस। अब इस सेल्स को दो सेल में कन्वर्ट होना है। तो अब देखिए सेल के अंदर क्या होता है? प्लाज्मा भरा रहता है। तो ए सेल क्या करेगी? यहाँ से आके ऐसे कट जाएगी और ए सेल आके यहाँ से आकर ऐसे कट जाएगी। ठीक है, अब आपको जो दूसरी सेल मिलेगी वो दो सेल में मिल जाएगी। ये एक डीएनए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और एक डीएनए आपको इस सेल में देखने को मिलेगा। बात समझ में आई? कैरियोकाइनेसिस में हमेशा किसका डिवीजन होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और जो साइटोकाइनेसिस होता है उसमें साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। बात समझ में आई? तो हम एम फेज को बाद में देखते हैं, पहले किसको क्लियर करेंगे? इंटरफेज को। देखो सेल डिवीजन का हम लोग कौन सा फेज पढ़ रहे हैं? इंटरफेज। इंटरफेज सेल डिवीजन का कौन सा फेज है? इंटरफेज है। ये देखो ये सेल साइकिल है।
सेल डिवीजन के लिए होती है। जो प्रक्रिया बार बार चलती है उसी को क्या कहते हैं, साइकिल कहते हैं। अब ये साइकिल किस में चल रही है, सेल डिवीजन में चल रही है, तो उसी के आधार पे इसको किस नाम से जाना जाता है, सेल साइकिल। सेल साइकिल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए ये हमारी जो सेल है इसी के अकॉर्डिंग क्या होता है, सेल डिवीजन होता है। इसको ऐसे समझिए जैसे ये पहला हमारा क्या है, सेल ग्रोथ। हमने बताया कि जो हमारा क्या होता है, हमने बताया जो हमारा सेल डिवीजन होता है वो दो पाथवे में होता है। एक आपका होता है इंटरफेज और एक आपका होता है एम फेज। ठीक है, ये वाला क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इतना पार्ट है वो आपका क्या है, इंटरफेज। और सबसे ज्यादा टाइमिंग किसमें जाती है, इंटरफेज में। तो इंटरफेज को इतना बड़ा बना दिया गया है। ठीक है, अब समझ में आया इंटरफेज को बड़ा क्यों बनाया है, क्योंकि इंटरफेज सबसे ज्यादा टाइमिंग देती है। और एक छोटा सा क्या है हमारा, एम फेज है। इंटरफेज में सबसे पहले हम लोग देखते हैं जीवन फेज। जीवन फेज में क्या होता है, हमारी सेल ग्रो होती है। सेल का क्या होता है, ग्रोथ होता है। यहाँ पे हमारी छोटी सेल है, ग्रोथ करके इतनी बड़ी बनी है। अब यस फेज में क्या होता है, सेल जो इसमें सेल में जो डीएनए होते हैं उसका क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। डीएनए का क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है। मींस कि हमारा जो डीएनए है, वन डीएनए से हमारे दो डीएनए बनते हैं, मींस कि डीएनए का कॉपी होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका क्या आता है, देखिए जीवन फेज में सेल को ग्रोथ करने के साथ साथ यहाँ पे बायोकेमिकल रिएक्शन भी होते हैं। सबसे ज्यादा केमिकल रिएक्शन अगर किसी में होता है तो हमारा कौन सा है, जीवन फेज होता है। ठीक है, इस सेल को जो हमारा यस फेज है, यस फेज में क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, डीएनए की कॉपी बनती है। तो डीएनए को कॉपी बनाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है सब कहाँ पे बनते हैं, जीवन फेज में बनते हैं। फिर ठीक है, फिर इसके बाद हमारा सेल क्या किया, अपना एक कॉपी बनाया। मींस के हमारा जो डीएनए होता है, सेल में जो डीएनए होता है वो अपना कॉपी बनाया। फिर भी यहाँ पे जीवन फेज में भी ग्रोथ करेगा। जीवन फेज में माइटोसिस, ठीक है, सॉरी हाँ, G2 फेज में आपका गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लाज्म का डिवीजन और डुप्लीकेशन होता है। लेकिन ये एम फेज को सेल डिवाइड करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए सब कहाँ पे बनते हैं, G2 फेज में। फिर इसके बाद आपका आता है एम फेज। ठीक है, एम फेज आता है। लेकिन कुछ ऐसी सेल होती हैं जो क्या करती है, जो अपना डिवीजन करती ही नहीं है, जो कहती है कि अब हम अपना डिवाइडेड नहीं करवाएंगे, मींस कि अब हम अपने सेल की संख्या नहीं बढ़ाएंगे। तो ऐसी सेल हमारी कहाँ पे चली जाती है, जी नॉट फेज में। ठीक है, आइए देखते हैं सबसे पहले कौन सा है। सबसे पहले ये समझिए इंटर वन फेज जो होता है, हमेशा याद रखिएगा इसमें कोई भी सेल डिवीजन नहीं होता है। सिर्फ सेल डिवीजन को करवाने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स की जरूरत होती है सब कहाँ पे बनते हैं, इंटरफेज में बनते हैं। और एक यही वजह है जो इंटरफेज को प्रिपेयरिंग फेज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बात समझ में आई। देखिए जीवन फेज क्या बोल रहा है, इंटरवन बिटवीन माइटोसिस एंड डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, जीवन फेज क्या है, जीवन फेज एक इंटर बीच का हिस्सा है, किसका, माइटोसिस का। माइटोसिस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, एम फेज के नाम से जानते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन को किस नाम से जानेंगे, एस फेज से जानेंगे। ठीक है, जो आपका जीवन फेज है ये इंटरवन है, मतलब बीच का हिस्सा है। किसका बीच का हिस्सा है, आपका माइटोसिस का और एम फेज का, एस फेज का। ठीक है, ये क्या है, बीच का हिस्सा है, किसका, माइटोसिस और एस फेज का। एक टॉपिक क्लियर हुई। फिर इसके बाद सेल कंटिन्यू ग्रो, जो आपका जीवन फेज होता है इसमें हमारी सेल क्या होती है, कंटिन्यू ग्रो करती है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल की हमारी साइज क्या हुई है, इंक्रीज हुई है। ठीक है, मोस्ट सेल ऑर्गेनेल डुप्लीकेट। और जीवन फेज में ही सेल के जितने भी ऑर्गेनेल होते हैं, मतलब मोस्टली ऑर्गेनेल क्या होते हैं, डुप्लीकेट हो जाते हैं। और कुछ ही ऑर्गेनेल बचते हैं जो अपना डुप्लीकेशन नहीं करते हैं। या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो अपने नंबर को क्या करते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। अपने नंबर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है बायोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स। देखिए इसमें आपका अमीनो एसिड होता है। ठीक है, बायोमॉलिक्यूल्स देखिए जैसे अमीनो एसिड, आरएनए, एटीपी, ये एटीपी और प्रोटीन रिक्वायर फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए इस डीएनए रेप्लिकेशन में क्या होता है,
कॉपी बनती है। डीएनए अपना क्या करता है, एक डुप्लीकेट कॉपी बनाता है, ठीक है। लेकिन इस डीएनए को इस डुप्लीकेट में कन्वर्ट होने के लिए, डुप्लीकेट कॉपी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ एंजाइम की, कुछ बायोकेमिकल की जरूरत होगी। कौन कौन सा होगा, हमारे जैसे अमीनो एसिड हो गया, आरएनए हो गया, ठीक है, एटीपी हो गया, प्रोटीन्स हो गया, इसकी क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी, तभी जाके ये अपना डीएनए रेप्लिकेट कर पाएगा। जैसे आप जाते हैं कॉपी करवाने कंप्यूटर की दुकान पे, आपको किस किस चीज की जरूरत होती है, एक तो मशीन होनी चाहिए, एक आपके पास पेपर होना चाहिए, सबसे बड़ी बात तो बिजली होनी चाहिए। अगर लाइट कट गई या इन्वर्टर का कनेक्शन है अगर आपके पास, वो भी हट गया तो भी आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इन चीजों की, जैसे ही एक कॉपी करने के लिए सामग्री की जरूरत पड़ती है, वैसे डीएनए को डबल होने के लिए, मीन्स कि डीएनए को भी अपना कॉपी बनाने के लिए उसको भी कुछ बायोमॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। जैसे आपका अमीनो एसिड हो गया, आरएनए हो गया, एटीपी हो गया और प्रोटीन्स हो गया, इस सब की रिक्वायर होता है। मतलब कि इस सब की रिक्वायरमेंट पड़ती है कब, जब हमारा डीएनए अपना रेप्लिकेशन करता है, मीन्स कि जब हमारा डीएनए दो कॉपी बनाता है, अपना हूबहू जब अपना एक कॉपी बनाता है तब पड़ती है, ठीक है। बात समझ में आई। इन विच केमिकल रिएक्शन इज हाईली, ठीक है, अकर्स इन मेटाबॉलिक प्रोसेस। इसी जो आपका जीवन फेज होता है, इसी में क्या होता है, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, ठीक है, बहुत तेज होते हैं, ठीक है। और इसमें जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो भी बहुत तेजली होती है, मीन्स कि बहुत फास्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इन विच हाईली केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस, ठीक है। आपके जीवन फेज में जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं सब इसी में होते हैं, किसमें होते हैं, जीवन फेज में, और बहुत फास्ट होते हैं। और जो आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है वो भी किसमें होती है, जीवन फेज में होती है, वो भी बहुत फास्ट होती है। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द इंटरफेज, जो आपका जीवन फेज होता है, जीवन फेज क्या होता है, ये लॉन्गेस्ट फेज, मतलब कि बहुत बड़ा फेज होता है, किसका, इंटरफेज का। जैसे हमने बताया कि एक ह्यूमन बॉडी सेल डिवाइड करती है कितने आवर्स में, 24 आवर्स में, ठीक है। लेकिन इसमें से 23 आवर्स कौन देता है, हमारा इंटरफेज देता है, बाकी 1 आवर्स कौन देता है, हमारा एम फेज देता है। लेकिन इस 23 आवर्स में क्या करता है, 20 आवर्स, जब हम इंटरफेज में जाएंगे, इंटरफेज में 23 आवर्स में 20 आवर्स हमारा कौन देता है, जीवन फेज देता है। बाकी जो आपका 3 आवर्स बचा उसमें आपका एस फेज लेता है और आपका S2 फेज लेता है, समझाने के लिए बताया है, ठीक है। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? यस मैम। तो सबसे ज्यादा टाइमिंग किसमें लगती है, हमारे जीवन फेज में लगती है, ठीक है। कब, जब हम इंटरफेज के बारे में देखेंगे तब। अगर दोनों में कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा टाइमिंग किसमें लगेगी, इंटरफेज में लगेगी। हाँ, भूलिए मत। फिर इसके बाद क्या होता है, बट देखिए अब ये हो गया ना, सबसे ज्यादा टाइमिंग हमारे किसमें लगती है, जीवन फेज में लगती है, ठीक है। बट माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्रोमोप्लास्ट डज नॉट डुप्लीकेट। लेकिन इसमें क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं और जो हमारे गोल्गी बॉडी होते हैं और जो हमारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं वो अपना डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, ठीक है। वो कहाँ पे डुप्लीकेट होंगे, हमारे G2 फेज में होंगे, सेल के G2 फेज में होंगे, सेल साइकिल का जो G2 फेज होता है उसमें होंगे, ठीक है। बात समझ में आई। एस फेज को देखते हैं। एस फेज को हम लोग किस नाम से जान सकते हैं, डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से भी जान सकते हैं। एस फेज को हम लोग डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जान सकते हैं, क्यों, क्योंकि एस फेज में ही क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेट होता है, मींस कि डीएनए का डुप्लीकेशन होता है, डीएनए से हूबहू क्या होती है, एक और कॉपी बनती है, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। फिर सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट इन साइटोप्लाज्म, और जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं साइटोप्लाज्म में, ठीक है। सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, हमारे साइटोप्लाज्म में डुप्लीकेट होंगे। अब सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल्स, अब देखिए सेल डिवीजन को सबसे ज्यादा सेल डिवीजन को करवाने वाला कंपोनेंट्स क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम का एक पार्ट होता है सेंट्रियोल्स, अभी हम समझ रहे हैं, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होता है, सेल डिवीजन होता है, ठीक है।
सेंट्रियोल्स का भी क्या होता है, डुप्लीकेशन होता है, मींस कि सेंट्रियोल्स हमारे डबल में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ हिस्टोन, इसमें क्या होता है, हिस्टोन का सिंथेसिस भी होता है, मींस कि जैसे हमारा जो हमारा ये डीएनए है, ठीक है, ये डीएनए किसी में क्या होगा, पैक रहेगा, किसी चीज में, किसी प्रोटीन्स में, किसी लेयर में। ये हमारी क्या है, हमारी न्यूक्लियर लेयर है, नीचे वाली क्या है, न्यूक्लियर लेयर, और ये ऊपर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। तो जहां पे हमारा न्यूक्लियर लेयर के अंदर क्या भरा रहेगा, हमारा एक लिक्विड भरा रहेगा, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सिस्टोन प्रोटीन्स। ये जो लिक्विड होता है वो प्रोटीन्स होता है, किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग, हिस्टोन प्रोटीन्स, ठीक है। किस नाम से जानते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स। इट मींस कि जो हमारा डीएनए बनता है वो हमारा किससे मिलकर बनता है, हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनता है। वो क्या करता है, वो पकड़ के रखने का काम करता है, ठीक है जी। फिर इसके बाद क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ डीएनए डबल, इसमें क्या होता है, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाते हैं, बट नो इंक्रीज क्रोमोसोम्स नंबर, लेकिन इसमें क्रोमोसोम्स नंबर इंक्रीज नहीं होते हैं। ये तीनों टॉपिक को हम अभी आगे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कौन सा सेंट्रियोल का, ठीक है, मतलब यस फेज को अभी हम समझा रहे हैं, ठीक है। इधर देखिए, बस इतना जानिए कि जो यस फेज में होते हैं इसमें नंबर ऑफ डीएनए इंक्रीज हो जाते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज हो जाते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होते हैं, आप समझिए। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है, G2 फेज, ठीक है। G2 फेज में क्या होता है, इंटरवल बिटवीन फेजेस, इंटरवल बिटवीन यस फेज और एम फेज। अब देखिए, जो हमारा G2 फेज होता है, किसके बीच का इंटरवल है, हमारा एम फेज और एस फेज, बात समझ में आ रही है, इसके बीच का क्या है, इंटरवल है। सेल ग्रो कंटिन्यू, इसमें भी क्या होते हैं, सेल हमारी ग्रो करती है, कंटिन्यूअसली क्या करती है, ग्रो करती है। प्रोटीन आरएनए फॉर माइटोसिस आर मेड अप, इसी में क्या होता है, माइटोसिस करने के लिए, मींस कि सेल को डिवाइड करने के लिए, सेल को दो भाग में बांटने के लिए हमको कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है और कुछ आरएनए की जरूरत होती है। वो कहाँ पे बनते हैं, वो हमारे G2 फेज में बनते हैं, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? वो कहाँ पे बनते हैं, हमारे G2 फेज में बनते हैं। फिर इसके बाद जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्रोमोप्लास्ट, वो क्या करते हैं, G2 फेज में मल्टीपल होंगे, मींस की डुप्लीकेट होंगे, मल्टीपल नहीं डुप्लीकेट होंगे, ठीक है। वो हमारे G2 फेज में क्या होंगे, डुप्लीकेट हो जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आपका क्या आता है, G0 फेज। G0 फेज में सेल डिवीजन नहीं होता है, बट मेटाबॉलिकली एक्टिव, मींस कि ऐसी सेल हमारे G0 फेज में जाती है जो कहती है कि अब हम अपना सेल डिवाइड नहीं करेंगे, मींस कि वो इतना सारा रिएक्शन कर दी, सब कर दी, ठीक है। G1 फेज उनमें हुआ, इंटरफेज तो हुआ, लेकिन उसमें एम फेज नहीं होगा। एक्चुअल में सेल डिवीजन कहाँ पे हो रहा है, एम फेज में हो रहा है ना। और हमारा जो इंटरफेज है वो तो सेल डिवीजन करने के लिए प्रिपेयर हो रहा है, बना रहा है। यहाँ पे कभी सेल डिवीजन हुआ नहीं, हमारा सेल बटा। अभी भी क्या हो रहा है, हम G1 से लेकर G2 तक जितने भी पढ़ाए हैं, फेजेस पढ़ाए, सब में हम क्या कर रहे हैं, केमिकल बना ही रहे हैं, कभी किसी का डिवीजन नहीं करवाए। यहाँ से यहाँ तक पढ़ लिए, सेल डिवाइड हुआ, दिमाग कहाँ है, फिर क्यों नहीं बता पाई। जब पूछ रहे हैं कि आपका जो इंटरफेज है, इंटरफेज में सेल डिवीजन नहीं होता है, एक बार बांध के रख लीजिएगा। एक्चुअल में जो सेल डिवीजन होता है वो कहाँ पे होता है, एम फेज में होता है। ये हमारा जो इंटरफेज होता है, ये प्रिपेयरिंग फेज है। ये क्या करता है, ये जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जितने भी एंजाइम, जितने भी प्रोटीन्स और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स की जरूरत होती है, सब कहाँ पे बनते हैं, G1 फेज में बनते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। फिर इसके बाद जो आपका G0 फेज होता है, G0 में ऐसी सेल जाती हैं जो अपना सेल डिवीजन नहीं करती हैं, मींस कि उसमें ये होगा, इंटरफेज होगा, उसमें G1 होगा, यस होगा, G2 होगा, लेकिन वो अपना सेल डिवाइडेड नहीं करेंगे। उनका कहना है कि हम अपना सेल डिवीजन ही नहीं करेंगे, अब हम थक गए, अब हम नहीं करेंगे, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, वो ऐसी सेल हमारे G0 में चली जाती हैं। G0 में जो सेल जाती हैं वो क्या अपना सेल डिवीजन नहीं करती है, लेकिन वो मेटाबॉलिकली एक्टिव रहती हैं। मेटाबॉलिक
हार्ट और हार्ट का एक क्वेश्चन है आप लोग से लिए, कैंसर कैसे होता है? कैंसर कैसे होता है? कैंसर जब एक कोशिका ढेर मतलब कि आवश्यकता के अनुसार ज्यादा हो जाती है। हाँ, कैंसर कैसे होता है? कैंसर हमारे सेल डिवीजन से होता है जब आवश्यकता से अधिक हमारे बॉडी में सेल डिवाइडेड हो जाती हैं। आवश्यकता से अधिक जब हमारे बॉडी में सेल डिवीजन हो जाता है तो वह एक गांठ का रूप ले लेता है। उसी गांठ को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर हमारा जो होता है वो कैंसर का फर्स्ट स्टेज कहलाता है। बात समझ में आई? सेल कैंसर किससे होता है? सेल डिवीजन से होता है जब आवश्यकता से अधिक या फिर एबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, एबनॉर्मल कंट्रोल ऑफ सेल्स, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल। जब आवश्यकता से अधिक बहुत सारे ग्रोथ की सेल की ग्रोथ हो जाती है तो वो एक ट्यूमर का मीन्स की एक गांठ का रूप ले लेता है। उसी को क्या कहते हैं? ट्यूमर कहते हैं। ट्यूमर जो होता है कैंसर का फर्स्ट स्टेज होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि जब हमारे ब्रेन का सेल क्या है? ब्रेन का सेल क्या है? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स क्या है? हमारे ब्रेन की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, सबसे छोटी इकाई होती है। अब जब हमारे ब्रेन में सेल का डिवीजन ही नहीं हो रहा है तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? ब्रेन कैंसर होता है, सुने हैं कि आप नहीं सुने हैं? ब्रेन कैंसर के बारे में जानते हैं? जब यहाँ पे सेल का डिवीजन ही नहीं होता है तो ब्रेन कैंसर कैसे होता है? क्वेश्चन है, लिख लीजिए, हमको कल सुनना है। ब्रेन कैंसर क्यों होता है? अभी 2 मिनट बीच में बता दूंगी। आगे देखिए, बाद में क्वेश्चन है। यस मैम। ठीक है, जो हमारा सेल डिवीजन होता है, जब अभी हम यहाँ पे चिल्ला के बता रहे हैं कि हमारे न्यूरॉन्स में, हमारे ब्रेन में सेल डिवाइड होती ही नहीं है। भाई ब्रेन की सेल क्या है? न्यूरॉन्स है। ये अपना सेल डिवीजन करती नहीं है तो सेल का कैंसर क्यों, ब्रेन का कैंसर कैसे होता है? सोनो, एक क्वेश्चन है, लिख लीजिएगा, हमको कल सुनना है सबसे। फिर इसके बाद ड्यूरिंग एज फेज, जब हमारा इतना तो समझ में आ गया ना? जीवन फेज में वही सेल जाती है जो अपना सेल डिवीजन नहीं करती है। बात समझ में आई? फिर से देखिए, जीवन फेज में हमारी सेल क्या होती है? कंटिन्यूस ग्रोथ होती है। ठीक है, इतने इसमें बायोकेमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती है सब बड़ी तेजी से होती हैं। ठीक है, इसमें हमारे क्या जीवन फेज में सेल के जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, आपका गोल्गी बॉडी और क्रोमोप्लास्ट, ये डुप्लीकेट नहीं होते हैं। कहाँ पे जाते हैं? G2 फेज में जाते हैं। यस फेज एक ऐसा फेज होता है जहाँ पे हमारा डीएनए क्या होता है? अपनी एक कॉपी बनाता है, अपने हूबहू एक कॉपी बनाता है। इसी की वजह से इसको डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। और जो आपका जीवन फेज G2 फेज होता है, G2 फेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। किससे? प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। G2 फेज क्यों होता है? माइटोसिस को करवाने के लिए G2 फेज किया जाता है। क्यों? क्योंकि G2 फेज मीन्स कि सेल को डिवाइड होने के लिए कुछ एंजाइम की, कुछ न्यूट्रिशन की, कुछ प्रोटीन्स की जरूरत होती है। वो कौन बनाता है? वो हमारा G2 फेज बनाता है। और G2 फेज में ग्रोथ कंटिन्यू, जो हमारी सेल होती है वो कंटिन्यू ग्रो भी करती है। G2 फेज में भी हमारी सेल क्या करती है? कंटिन्यू ग्रो करती है। देखिए, ग्रो करते करते आएगी, ग्रो हमारी तीनों में करेगी। ठीक है, इसमें भी हमारी सेल क्या होती है? कंटिन्यू ग्रो करती है। इसके अलावा इसमें जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह होते हैं, सॉरी, इसमें हमारे जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी और क्लोरोप्लाज्म होता है, ये अपना डुप्लीकेशन करते हैं। फिर इसके बाद अब एक्चुअल में सेल हमारी क्या हो गई? पूरी तरह से रेडी हो गई। किसके लिए? एम फेज के लिए, अपना सेल डिवाइड करवाने के लिए। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ क्वेश्चन बचते हैं, जैसे कि जीवन फेज बता दिए, ऐसी सेल जो अपना ग्रोथ नहीं करवाना चाहती है वो हमारे जीवन फेज में चली जाएंगी, G0 फेज में चली जाएंगी। ठीक है, बात समझ में आई? अब देखिए, कुछ इसमें कुछ पॉइंटे हैं। इतना तो जीवन फेज इंटरफेज समझ में आ गया ना? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एम फेज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एम फेज, जिसको हम लोग माइटोसिस फेज के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माइटोसिस। माइटोसिस को पढ़ने से पहले जो आपका डाउट है पहले आप उसको क्लियर करिए।
अब देखिए इसमें से हमने कुछ बोला था कि सेंट्रियोल्स क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, अमाउंट ऑफ डीएनए क्या होते हैं, डुप्लीकेट होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, इंक्रीज नहीं होते हैं। नो इंक्रीज नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अब देखिए क्या होते हैं, इसको समझिए। ड्यूरिंग यस फेज, जब यस फेज चलता है, ठीक है, उस समय डीएनए हमारा क्या करता है, इंक्रीज करता है, क्या कांटेक्ट को, अपने कांटेक्ट को इंक्रीज करता है, बट क्रोमोसोम नंबर को क्या करता है, रिमाइंड करके रखता है। मींस कि क्रोमोसोम नंबर उसमें इंक्रीज नहीं होते हैं। अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज होगा, लेकिन अमाउंट ऑफ नंबर नहीं इंक्रीज होगा, ठीक है, सॉरी, अमाउंट ऑफ डीएनए इंक्रीज तो होगा, लेकिन नंबर ऑफ डीएनए इंक्रीज नहीं होगा। मींस कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज नहीं होंगे, ठीक है। और देखिए क्या है, अब एक क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम देखिए, जो आपका अमाउंट ऑफ डीएनए है उसको किससे इंडिकेट किया जाता है, अमाउंट ऑफ डीएनए को सी से इंडिकेट किया जाता है। मींस कि सी से क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। और जो आपका एन होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, इसको एन से डिनोटेड किया जाता है, ठीक है। अमाउंट ऑफ डीएनए को किससे किया जाता है, सी से किया जाता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम को किससे किया जाता है, एन से किया जाता है। नोट कर लीजिए, अभी आगे आएगा, ठीक है। फिर अब देखिए क्रोमोसोम क्या होते हैं। एक क्रोमोसोम देखिए, क्रोमोसोम इज ए टायर्ड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। टायर्ड मतलब क्या होता है, धागा। जो आपका क्रोमोसोम है वो पतले धागे जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। पतले धागा जैसे बड़ा सा पतला धागा जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स, किससे मिलकर बना होता है, डीएनए से मिलकर बना होता है। और प्रोटीन्स मींस, प्रोटीन्स कौन सी प्रोटीन्स, हिस्टोन प्रोटीन्स। मींस कि जो आपका क्रोमोसोम होता है वो हमारा डीएनए ही है। क्रोमोसोम क्या है, हमारा डीएनए ही है, ठीक है। इस ये हमारा क्या होता है, जब डीएनए और हमारे जो क्या होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इसके बाद इट फाउंड इन द न्यूक्लियस, ये कहाँ पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। ये देखिए क्रोमोसोम धागेनुमा संरचना रहती है, ठीक है, लंबी धागेनुमा संरचना रहती है, जो हमारे डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बनती है, ठीक है। इसके बाद ये हमारे कहाँ पे पाई जाती है, न्यूक्लियस में पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है, न्यूक्लियस। किस न्यूक्लियस में पाई जाती है, सेल के न्यूक्लियस में पाई जाती है। ये अपने अंदर क्या की रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कंटेन की रहती है। किसको कंटेन की रहती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बोला जाए तो डीएनए ही पढ़ रहे हैं। डीएनए ही हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर इन ह्यूमन, जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम का नंबर होता है वो कितना होता है, 46 होता है। 46 होता है, जिसको हम लोग 23 पेयर के नाम से भी जानते हैं। 23 पेयर्स, इसको एक पेयर बोलेंगे, 23 पेयर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स, अगर 23 पेयर्स का डबल करिए तो कितना होगा, 46 आएगा ना। तो जो आपका एक ह्यूमन बॉडी में जो क्रोमोसोम नंबर रहता है वो कितना रहता है, 46 रहता है। अगर पेयर की बात करें तो कितने पेयर में रहता है, 23 में, ठीक है। जिसमें से जो 22 पेयर क्रोमोसोम रहते हैं वो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वो हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जो आपका 1 पेयर क्रोमोसोम्स होता है वो हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। 1 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। यही निर्धारित करते हैं आने वाला बच्चा बॉय रहेगा या फिर गर्ल रहेगा। अब देखिए जो मेल होता है, मेल में क्या होता है, मेल में XY होता है, XY क्रोमोसोम्स होते हैं, और फीमेल में XX क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ये मिटा दे रहे हैं। मेल में क्या होता है, मेल में XY रहता है। क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम किसमें, मेल में
क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है? 46 46 होते हैं। पेयर में 23 होते हैं। ठीक है, 23 का दुगना करेंगे, 23 प्लस 23 की तो कितना आएगा? 46 मतलब एक पेयर में डबल क्रोमोसोम पाए जाएंगे। Yes. ठीक है, मेल में जो क्रोमोसोम रहेंगे सुनिए, और इसमें से जो हमारा 22 पेयर क्रोमोसोम रहेगा वो बॉडी फंक्शन के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? बॉडी फंक्शन के लिए यूज होता है। लेकिन 1 पेयर क्रोमोसोम जो होते हैं, अब 22 से 23 उसी को निकाल दिया है। बात समझ में आ रही है कि नहीं? 1 पेयर जो क्रोमोसोम होते हैं वो सेक्स को क्या करते हैं? सेक्स क्रोमोसोम कहलाते हैं। कौन सा क्रोमोसोम कहलाते हैं? सेक्स क्रोमोसोम। अब देखिए, जो आपका मेल होता है, मेल में यही क्रोमोसोम क्या पाया जाता है? XY पाया जाता है। और आपके फीमेल में यही क्रोमोसोम क्या पाए जाते हैं? XX पाए जाते हैं। XY मेल में पाए जाते हैं और XX फीमेल में पाए जाते हैं। अगर मेल का X क्रोमोसोम नंबर सिंगल होते हैं। बात समझ में आई कैसे होते हैं? Yes, मेल का X और फीमेल की X आपस में मिलेंगे तो आने वाला जो बच्चा होगा वो लड़की होगी। क्या होगा? लड़की होगी। अगर मेल का Y फीमेल का X Y आने वाला बच्चा क्या होगा? लड़का होगा। बात समझ में आई? वही बोल रहा है कि ये हमारा सेक्स क्रोमोसोम्स होता है। जो हमारा 1 पेयर होता है, लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है, सबसे लास्ट वाला जो क्रोमोसोम होता है वो हमारा सेक्स क्रोमोसोम होता है। वो निर्धारित करता है कि मदर से आने वाला जो बच्चा है वो लड़की होगा या लड़का होगा। ठीक है, बात समझ में आई?